हेलो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम ये डिस्कस कर रहे थे, क्या नाम है इसका, ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं लूसेंट में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री हमने सारी कंप्लीट करा दी है, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट नंबर तीसरा है दोस्तों। बहुत सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, तो हर एक फैक्ट को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये पार्ट नंबर तीसरा है। तो दो पार्ट इसके पहले मैंने बनाया हूँ, पूरे यहाँ तक के हो चुका है। तो आप बिल्कुल देखना, बिल्कुल मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है जो वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस और बाकी आपको समझने और पढ़ने में आसानी जाए, है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम डिस्कस करेंगे आगे से, लेकिन एक ये फैक्ट छूट गया था। सबसे पहले इस वाले फैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो देखिए सुनिए चंद्रशेखर। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं चैनल को, और बाकी सब चीज भी देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हूं करके। तो आइए बात करते हैं अपन चंद्रशेखर आजाद की। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो आप जानते ही हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। देखो यहाँ लिखा हुआ है 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था भावरा ग्राम, भावरा, कई जगह भावरा भी लिखा हुआ है, ये वाको बा लिख दिया है ना। तो भावरा ग्राम जो झाबुआ जिला था, जब उस टाइम पे झाबुआ जिला था, लेकिन झाबुआ जिले से ही लग करके वर्तमान अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था चंद्रशेखर आजाद का जन्म। इंपॉर्टेंट है ना। वनडे एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? भावरा या भावरा ग्राम, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, है ना। तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी के साथियों में से एक थे। अनंतयम साथियों में से एक थे दोस्तों। ये पता होना अपने को, थोड़ी सी जानकारी। तो क्या होता है दोस्तों, जब 1922 की बात है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया था, और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए थे। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया इन्होंने उनके साथ मिलकर, और फरार हो गए थे, है ना, फरार हो गए थे। उसके पश्चात 1927 में बिस्मिल के साथ मिलकर, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर 6 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। देखो यहाँ लिखा हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया इन्होंने। सैंडर्स की हत्या करने के लिए, और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम भी दिया था, है ना, उसमें भी शामिल थे। तो दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को भी अंजाम दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखा था, आजाद को पहचानने के लिए, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद अपन बोले यहाँ से, तो आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ने सेंट्रल कमेटी मेंबर, है ना, उसके एक और सदस्य थे दोस्तों। उसी कमेटी के एक सदस्य थे जिनका नाम था, जिन्होंने इनकी मुखबरी करी थी, जिसका नाम था वीरभद्र तिवारी ने मुखबरी करी थी इनके बारे में, है ना। अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे कि ये कहाँ छुपे रहते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में अंग्रेजों को बताना, उनके मुखबिर बन गए थे। उसी के सदस्य थे, वही पार्टी के सदस्य थे, संगठन के सदस्य थे। तो संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता, तो एक और वहां पे क्रांतिकारी थे रमेश चंद्र गुप्ता ने, है ना, जाकर ये तिवारी को गोली मारने की कोशिश की थी कि तू चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्यों मुखबरी कर रहा है करके। तो गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन गोली उनको छू के निकल गई और बच गए, है ना, बच गए। तो वीरेंद्रनाथ तिवारी बच गए, यानी वीरेंद्र भद्र तिवारी बच गए, और गुप्ता थे रामचंद्र गुप्ता को गिरफ्तारी करते हुए 10 साल की सजा सुना दी गई थी, गोली चलाया था करके। तो ये अपने को थोड़ी बहुत जानकारी होना। तो दोस्तों इनका आजाद नाम कैसे पड़ा ये भी अपने को पता होना। सबसे पहले तो ये जानकारी होना इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था दोस्तों चंद्रशेखर तिवारी। इनका वास्तविक नाम पूछा जाएगा कभी, चंद्रशेखर तिवारी, और इन्हें पंडित जी के नाम से जाने जाते थे। चंद्रशेखर तिवारी इनका वास्तविक नाम था, और इन्हें पंडित जी के नाम से जाने जाते थे। ये पता होना अपने को, है ना, ये पता होना। तो क्या हुआ था दोस्तों, 1921 में
नहीं 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब वे अपने जज के सामने पेश किया गया उनको, तो उन्होंने अपने जवाब में होश उड़ा दिए थे। जैसे ही उनका नाम पूछा गया है ना, उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। उन्होंने अपना नाम, तुम्हारा नाम क्या है करके पूछे जज ने, तो उन्होंने बोले आजाद। मेरा नाम क्या है तो आजाद, और उनके पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, है ना। खुद का नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। जब से ही इनको चंद्रशेखर आजाद कहने लगे, ये पता होना, है ना। और चंद्रशेखर आजाद ने गिरफ्तार होने की जगह, यानी उसके बाद देखो उसके बाद इनको क्या हुआ, एक शहीद कहाँ हुए थे, शहीद स्थल था अल्बर्ट पार्क इलाहाबाद। दोस्तों 27 फरवरी के दिन की बात है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 27 फरवरी, है ना। शहीद तिथि 27 फरवरी 1921 को इलाहाबाद के अल्बर्ट पार्क में भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की जगह, तो दोस्तों वहाँ बहुत पुलिसों के साथ मुठभेड़ हुई थी इनकी, बहुत गोलीबारी हुई, गोलियां चली, है ना। गोलियां चली। गोली चलने के बाद जब ये इनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो इन्होंने गिरफ्तारी होने की जगह खुद को गोली मारने का विकल्प चुना और शहीद हो गए। दोस्तों खुद को गोली मारने का विकल्प चुना और शहीद हो गए कि उन्होंने बोले मैं अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार और मरने से अच्छा है कि मैं खुद अपनी गोली से मर जाऊं और भारत माता के लिए शहीद हो जाऊं, है ना। तो ये ऐसा हुआ था दोस्तों। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आपको बस। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, देखो इनका पूरा नाम पूछेगा चंद्रशेखर तिवारी, जन्म स्थान पूछेगा भाभरा ग्राम झाबुआ, है ना। झाबुआ कहता हूँ अलीराजपुर मध्य प्रदेश। जन्म तिथि 23 जुलाई 1906, ये याद रखना, कहीं पूछा जा सकता है। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम था जगरानी देवी। अल्बर्ट पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए थे, वहीं इनकी समाधि है, इतना याद रखना है। शहीद तिथि है 23 फरवरी 1921। और संगठन कौन से बनाए थे इन्होंने, तो नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी भी बनाए थे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, उन्होंने स्थापना करी थी। तो इतनी चीजें यहाँ से बता दिया, और ये तो पूरे साइड के फैक्ट पूरे बता के हो गए। अब बात करते हैं अपन यहाँ से चलते हैं कहाँ, यहाँ से चलते हैं अपन जो फैक्ट बच गए थे उनको देखते हैं। देखो दोस्तों इनको देखते हैं, तो इसके बारे में पहले काम की बात सुनिए। यहाँ पे क्या है, अगला फैक्ट लिखा हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा। क्या था तो अखिल भारतीय, पहला फैक्ट देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन था दोस्तों। भारत में किसानों का एक संगठन था जिसकी स्थापना देखो यहाँ लिखी हुई 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, है ना। और N.G. रंगा इसके सचिव चुने गए थे, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, और इसके महासचिव N.G. रंगा चुने गए थे, ये अपने को पता होना। अध्यक्ष भी जिनने स्थापना की थी वही अध्यक्ष बन गए थे, ये याद रखना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका पटना से प्रकाशित की थी, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हुंकार नामक पत्रिका पटना से प्रकाशित की थी, ये पता होना। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी, कभी पूछा जा सकता है किसान आंदोलन की पत्रिका का नाम क्या था, तो हुंकार किसने निकाली थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निकाली थी। हुंकार किसान पत्रिका थी। राहुल संस्कृत्ययन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बन गए थे। तो बाद में राहुल नाम के व्यक्ति, साप्ताहिक पत्रिका थी तो इसके संपादक बन गए थे 1942 में। तो ये पता रहना चाहिए अपने को, इतने फैक्ट, है ना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन मैंने बता दिया कब किया गया था, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। तारीख भी याद रख सकते हैं, जगह का नाम लखनऊ। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पाठाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों तो अपने को पता होना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, है ना, आयोजित किया गया था। ये नर्मदा नदी के किनारे त्रिपुरी नामक स्थान पर आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है वो स्थान, 1939 में। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चुनाव जीता था। है ना। तो इससे जुड़ी आपको खास बातें बता दूं, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पाठाभी सीतारमैया को हराया था, है ना। सुभाष चंद्र
चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे, जबकि सीतारामैया को 1377 वोट मिले थे दोस्तों। तो गांधी जी के साथ उनका मतभेद हो गया था दोस्तों। मतभेद होने का कारण यह था कि गांधी जी चाहते थे पाठाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने करके, तो गांधी जी के उम्मीदवार या गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पाठाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीतने के बाद गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं नहीं करता करके, है ना, मैं नहीं करता अध्यक्षता। तो मैं नहीं करते अध्यक्षता करके इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस्तीफा देने के बाद दोस्तों, अब इस्तीफा दिया तो पद खाली हो गया, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है। इस्तीफा देने के बाद पद खाली हो गया तो राजेंद्र प्रसाद को जाइए। तो इस्तीफा देने के बाद, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ये याद रखना है अपने को, इतनी चीजें पता होना है ना, कब हुआ था, क्या हुआ था, कौन जीता था, ये सब पता होना है ना। सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, साथ में विपरीत में कौन खड़ा था, पाठाभी सीतारामैया। उसके बाद अब जब इसने सुभाष चंद्र बोस ने वो दिए दोस्तों, क्या इस्तीफा दिए, तो इस्तीफा देने के बाद ही उसी साल 1939 में, सॉरी हाँ 1939 में देखो लिखा हुआ है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ये नाम याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है। क्या था नाम उसका? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था दोस्तों एक प्रकार का। इस दल की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, तारीख भी याद रख सकते हैं, 1 मई 1939 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, 1939 में ही भारत प्रजामंडल का गठन किया गया था, भारत प्रजामंडल, जिसको ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका गठन 1927 में हुआ था सबसे पहले। किसका? ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसका गठन 1927 में हुआ था सबसे पहले। तो ये इसको अपन बोल सकते हैं कि प्रजामंडल। तो क्या था बता दूं आपको, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना ब्रिटिश राज्य के दौरान यहाँ एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बाद में इसका नाम प्रजामंडल और लोक परिषद भी रखा गया था। इस संगठन का पहला सत्र 1927 बॉम्बे में आयोजित किया गया था, 1927 बॉम्बे में आयोजित किया गया था, और 1939 में प्रजामंडल के नाम से जाने लगा उसको। समझ में आ गया? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ये पता होना अपने को। उसके बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी है दोस्तों। तो उधम सिंह के बारे में पता होना उधम सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे दोस्तों। तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी दोस्तों। तो उस टाइम पे छोटे बालक थे, इनके सामने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब से इनके बदले लेने की आग इनमें दिल में भड़क रही थी, तो इन्होंने सबसे पहले कई देशों की यात्रा की। यात्रा करने के बाद वहाँ पे जाके रहे, कहाँ? लंदन में जाके रहे। फिर वहाँ पे कई होटल में भी काम किया, पैसे वैसे इकट्ठा किया, पैसे वैसे इकट्ठा ये वो करने के बाद एक गन खरीदे दोस्तों। गन खरीदने के बाद इन्होंने, है ना, 13 मार्च 1940 को लंदन के पंजाब के सूनम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी और अपनी बदला ले लिया था दोस्तों। और उसके बाद आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार हो गए थे। तो पूछा जाता है, याद रखना, किसको गोली मारी थी? उधम सिंह ने, है ना। तो ये माइकल ओडायर जो पंजाब का गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। ये याद रखना है, सरदार उधम सिंह के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। तो क्या था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की थी कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है। उसने ये घोषणा करी थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है। तो
है ना। इस घोषणा के पूर्व ही उसने किसी भी राजनीतिक दल से परामर्श नहीं लिया था। इस घोषणा के पूर्व ही उसने किसी राजनीतिक दल से वो नहीं लिया था, परामर्श नहीं लिया था, बताया भी नहीं था कुछ, है ना। तो इससे कांग्रेस असंतुष्ट हो गई। कांग्रेस असंतुष्ट हो गई और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखना है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रख दी। दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी पाकिस्तान की मांग, याद रखना है। तारीख थी 4 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रख दी, है ना। पाकिस्तान अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रख दी। तो नोट लिखा हुआ है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान नाम क्यों रखे दोस्तों? तो उस पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने साल 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने यह शब्द पश्चिमी और उत्तर भारत के मुस्लिम इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था। चौधरी रहमत अली ने नाउ आर नेवर, देखो ये लिखा हुआ है, नाउ आर नेवर और वी टू लिव आर पेरिस फॉरवेयर नामक एक पुस्तक में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो दो पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम था नाउ और नेवर, इस बुक में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम था यही बुक है दोस्तों, एक ही बुक है, यही बुक का पूरा नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर, यही बुक का नाम था नाउ फॉर नेवर। तो इसमें ही सबसे पहले प्रयोग किया था, याद रखना है ना। चौधरी रहमत अली और 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए कैम्पलेट यानी पुस्तक बोल सकते हैं, अब यानी उसका नाम था अब या फिर कभी नहीं, उसका इंग्लिश नाम था नाउ और नेवर। तो याद रखना है अब या फिर कभी नहीं, है ना, यानी आर वी टू लिव इन पेरिस फॉर एवर। तो ये पूछा जा सकता है, ये बुक का नाम याद रखना है। ये नाउ और नेवर किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने, है ना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। उसके बाद 1940 में क्या होता है, लॉर्ड लिथगो ने घोषणा कर दिया, अगस्त ऑफर के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। तो लॉर्ड लिथगो ने यह घोषणा कर दी कि मुसलमानों को आश्वासन दिया था उन्होंने कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते में की स्थिति में, कोई भी समझौता उनके बीच अगर होता है तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। जैसे अल्पसंख्यक थे उस टाइम पे कौन? मुसलमान, और जो भी समाज रहा होगा उनको अल्पसंख्यकों को का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, याद रखना है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई में ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई थी। कहाँ पे? ग्वालिया टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तो याली तारीख याद रखना है, 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, तो तारीख याद रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 से आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू हुआ था, ये याद रखना है। बस 8 अगस्त या 9 अगस्त तारीख आती है ना, 8 अगस्त या 9 अगस्त को शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा इसी टाइम पे दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन।
9 अगस्त को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो हावर गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने जीरो हावर चलाया था दोस्तों। ऑपरेशन जीरो हावर भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए चलाया गया एक ब्रिटिश ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो हावर। तो ऑपरेशन जीरो हावर क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए चलाया गया एक ब्रिटिश ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने रात 12 बजे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों की जेल में डाल दिया गया था। महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। बाकी सब सदस्य को अहमदनगर जेल में डाल दिया गया था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे वो। तो वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो हावर गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी को पूना में आगा खां महल में रखा गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग यानी किले में या जेल में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। तो ऐसा हुआ था। इतनी कहानी समझ में आ गई। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुए थे दोस्तों। तो नाम याद रखना ये, इनका नाम क्या था? उषा मेहता। तो ये नाम याद रखना है। उषा मेहता नाम के व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चला रहे थे और पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की बातें पहुंचा रहे थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की जानकारी और बातें पहुंचा रहे थे। खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुए थे। उषा मेहता नाम याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पैम्पलेट जारी की थी। तो क्या था ये? सी राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान द वे आउट नामक एक पुस्तक जारी की थी। पॉम्पलेट का मतलब पुस्तक भी होता है, तो पुस्तक जारी की थी। उसका नाम था द वे आउट नामक पुस्तक जारी की थी, याद रखना है। द वे आउट नामक पुस्तक जारी की थी, ये याद रखना है ना। द वे आउट नामक पैम्पलेट या पुस्तक जारी की थी, इतना याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तक जारी की थी। ये पूछा जा सकता है, इतना याद रखें। उस पुस्तक में क्या लिखा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, जो उनके बीच संवैधानिक गतिरोध हो गया था, उसको दूर करने के लिए जारी की थी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ये नाम आएगा, डायरेक्ट याद रखना है। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था कि ऐसा अपन एक कुछ बनाते हैं करके। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु वह असफल रहा। तारीख याद रखना है। और किसने सबसे पहले किया था? उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय राज बिहारी बोस को जाता है दोस्तों। तो बाद में उसकी कमान किसने संभाली थी? आज़ाद हिंद फौज की कमान राज बिहारी बोस ने संभाली। तो आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना करने का श्रेय राज बिहारी बोस को जाता है, याद रखना है। राज बिहारी बोस को जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए, है ना, विदेशों की सहायता या विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे दोस्तों। जर्मनी पहुंचे, है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से 29 मई 1942 को मुलाकात की थी। 29 मई 1942 को मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जर्मनी
जर्मनी के विदेश मंत्री जोआकिम वान रिबेनट्रॉप विदेश मंत्री थे, यानी थे वहां पे, तो ये सब मौजूद थे दोस्तों और मुलाकात हुई थी। मुलाकात में बोस ने भारत से ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए जर्मनी से मदद मांगी थी, है ना। जर्मनी से मदद मांगी थी कि भारत से ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए जर्मनी से मदद मांगी थी। हिटलर ने बोस को सहायता करने का कोई स्पष्ट वादा नहीं किया था, लेकिन बोला था कि हम तुम्हारे साथ देंगे करके। ऐसा हिटलर जो था वहाँ पे, एडोल्फ हिटलर, उसने बोला था हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तो वहाँ जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्हें द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। तो जर्मनी में ही द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था उन्होंने, याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने। वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे, ये याद रखना है दोस्तों, है ना। फिर 1942 में बोस ने उत्तर अफ्रीका से पकड़े गए, है ना, पकड़े गए, उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए और भारतीय युद्ध बंदियों को वहाँ पे जितने भारतीय युद्ध बंदी थे उनको भर्ती कर 10,000 सैनिक का दल गठन कर दिया था। 10,000 सैनिक का दल गठित किया था, जिसमें फ्री इंडिया लीजन कहा गया है, जिसे ही फ्री इंडिया लीजन कहा गया है दोस्तों, जिसे ही क्या कहा गया है, फ्री इंडिया लीजन कहा गया। ये बताओ ना अपने को, है ना। तो देखो 1942 में बोस ने उत्तर अफ्रीका से पकड़े गए और भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठन कर, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया, ये पता होना अपने को। उसके बाद देखो नेक्स्ट फैक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, पता होना कहाँ किया था, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया था। जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था उस सरकार का जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था, ये पता होना, है ना, ये पता होना। सिंगापुर में किया था, ये नाम पता होना। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया दोस्तों, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड रखा गया था दोस्तों, है ना। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड रखा गया था। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था, किंतु वह दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, पता रहना चाहिए अपने को, किंतु उस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो आज़ाद हिंद फौज के झंडे में कांग्रेस के तिरंगे के समान ही था, लेकिन बीच में दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, ये पता होना। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप रखा था और स्वराज द्वीप, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप, तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है। फिर 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया दोस्तों। शहीदी दिवस मनाया, कब बनाया, तो ये 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। फिर टोक्यो जा रहे थे दोस्तों, ये टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के पास, टोक्यो के पास एक द्वीप है, फार्मूसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए। 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। रहस्यमय घटना है कि सुभाष चंद्र बोस की उस हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसको प्रमाणित नहीं माना गया है ना। तो ये पता होना, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई समझ में आ गया। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस
18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। याद रखने का भी पूछा जा सकता है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था, ये याद रखना, कटक। अगला फैक्ट है, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल और कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तारी अधिकारी है ना, तो गिरफ्तार अधिकारी हुए थे जिनमें नाम था पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था और वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्ति की तरह से अरुण असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था इन्होंने, एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। पैरवी का मतलब क्या है यहाँ पे? पैरवी का मतलब है किसी खास समस्या, विचार, व्यक्ति या पशु के यानी पक्ष में समझाना या मना लेने की प्रक्रिया को कहते हैं, मना लेने की प्रक्रिया। तो इन्होंने पैरवी की थी, यानी आज़ाद हिंद फौज के तरफ से बोला था, ये है उसका मतलब कि उसका साथ दिया था, उनके विचार पर साथ दिया, समझाने यानी मना लेने की प्रक्रिया यानी पैरवी की थी, यानी उनके तरफ से बोले थे। कौन ने बोले थे? आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्ति की तरफ से। ये देखो यहाँ पे सज़ा माफ़ करी थी कि नहीं वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ करी थी। सज़ा माफ़ क्यों करी थी? तो इन लोगों ने इनके तरफ से पैरवी की थी। आज़ाद हिंद फौज के ये जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, अधिकारी को, इनके तरफ से पैरवी की थी। तो किन ने पैरवी की थी? तो अरुण असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था, एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी, यानी इनके तरफ से बोले थे। ये होता है उसका मतलब, समझ में आ गया। नेक्स्ट फैक्ट है, कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया। इससे लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया था इस विद्रोह में। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के में बराबरी का व्यवहार किया जाए। क्या होता था? ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों दोनों में अलग अलग टाइप का भेदभाव और बुरा व्यवहार करती थी, बराबरी नहीं करती थी। तो इसलिए ये विद्रोह हुआ था। तो कराची में ये विद्रोह हुआ था 20 फरवरी 1946 को। वायुसेना, याद रखना है, देखो ये वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल करी थी। वायुसेना के कुछ सैनिकों ने, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद देखो एक और विद्रोह हुआ था, शाही नौसेना का विद्रोह। ये वायुसेना का था, ये नौसेना का था। शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था। रॉयल इंडिया के नेवी विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी, जब बंबई में HMIS तलवार नाम का एक जहाज था। उसमें 11,000 नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन की प्रतिवाद के हड़ताल कर दिया था। खराब भोजन मिलने के कारण, खराब भोजन दिया सरकार ने इनको खाने में, है ना, खराब भोजन मिलने के कारण हड़ताल कर दिया था। 19 फरवरी को कराची ने नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। दोस्तों, फिर क्या हुआ? वहाँ पे हड़ताल हुआ, तो उसके बाद वो हड़ताल की बात फैल गई और 19 फरवरी कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया और कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण करवाया गया, जिसमें 9 नाविक मारे गए थे। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद और हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि के नारे लगाए थे। याद रखना है, नौसेना के विद्रोह में, है ना, आदि के नारे लगाए थे। इसके प्रदर्शन के 3 झंडे साथ चलते थे। दोस्तों, जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो इसमें 3 झंडे साथ में चलते थे। कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, है ना। कांग्रेस का तिरंगा साथ में चलता था, लीग का हरा झंडा भी साथ में चलता था और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा भी साथ में चलता था। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी, है ना।
सरदार पटेल और जिन्ना ने उनको बोला कि तुम ज़्यादा विद्रोह मत करो, आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोह ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, ब्रिटेन यानी हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, है ना। हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। यह कहते हुए उन्होंने 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और समर्पण करने के लिए सरदार पटेल और जिन्ना ने कहा था, ये पता होना आपने। उसके बाद आगे देखिए, फिर आता है कैबिनेट मिशन। फिर आता है कैबिनेट मिशन दोस्तों, फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946। डायरेक्ट पता होना आपने कब आया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना करने और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा दोस्तों। इस शिष्टमंडल के सदस्य, इसमें 3 सदस्य थे। इस शिष्टमंडल में सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष बने, और बोर्ड ऑफ ट्रेड भी थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष भी बने, और ये सदस्य जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे इस समिति, इसके कैबिनेट मिशन के। पैंथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे उस टाइम पे, तो ये भी सदस्य बन के आए थे। एवं ए वी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे उस टाइम पे, तो ये भी बने थे दोस्तों, है ना। तो कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और ए वी अलेक्जेंडर, जिसमें से पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, है ना। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर किया गया था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान सभा की स्थापना, है ना। संविधान सभा की स्थापना किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था दोस्तों। ये मुस्लिम लीग ने इतनी तारीख को स्वीकार किया और कांग्रेस ने इतनी तारीख को स्वीकार किया, तारीख पता होना। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थान रखे थे। जनरल की सीटें कितनी रखी थी? 214, ये पता होना, है ना। 205 स्थान प्राप्त किए थे। 214 में से 205 स्थान प्राप्त किए थे। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए थे। 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 प्राप्त किए थे, है ना। कांग्रेस को 4 सिख सदस्य का भी समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त था। तो ये पता होना अपने को किसने क्या किया था, यानी कितनी सीटें थी, क्या थी, 78, 73, 16, है ना। ये 4 सिख, ये पता होना। तो आप तो जब संविधान पढ़ाए हो मैंने, तो वहाँ देख सकते हैं आप, है ना। वहाँ डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधे अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ना। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था दोस्तों। ये काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। मुस्लिम लीग ने काउंसिल में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित कर दिया, ताकि ब्रिटिशों के भारतीय उपमहाद्वीप से चले जाने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग को जोर दिया जा सके। अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग को जोर दिया जा सके। उसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुमत वाला एक अलग देश हासिल करना था। मुस्लिम बहुमत वाला एक अलग देश हासिल करना था, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया दोस्तों, कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल के मुस्लिम लीग की सरकार थी। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद क्या लिखा है, सुहरावर्दी थे दोस्तों, ये मुख्यमंत्री उस टाइम पे, है ना। बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे दोस्तों। भयंकर ही तबाही और भयंकर ही दर्दनाक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उस टाइम पे, है ना। हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे दोस्तों। भारत में 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा की सबसे
सबसे पुरानी घटना थी दोस्तों, और इसमें बेजा बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे। इस घटना में 5,000 से 10,000 लोग मारे गए थे। इस घटना में 5,000 से लेकर 10,000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा हिंसा में लगभग 15,000 लोग घायल हुए थे दोस्तों। इस घटना को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे दोस्तों। कई हिंदू ने मुस्लिमों को काटे थे और मुस्लिमों ने हिंदू को काटे थे दोस्तों। तो बहुत ही खतरनाक दंगा हुआ था दोस्तों। जैसे बंगाल में दंगा हुआ था कि वहाँ पे जो हिंदू लोग रहते थे या मुसलमान लोग रहते थे, तो उनके बीच भयंकर दंगे हुए थे, क्योंकि ये सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे दोस्तों कि याला एरिया हमारा है, याला एरिया यहाँ से निकल जाओ, और ये सब होने लगा था क्षेत्र के लिए सांप्रदायिक वाला। तो भयंकर दंगे हुए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक दंगे बोले जाते हैं उनको, है ना। उसकी तस्वीर आप देखोगे तो देख नहीं पाओगे दोस्तों, ऐसे दंगे हुए थे। आप उसकी तस्वीर देखना चाहते हैं तो गूगल में सर्च मार के देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये ऐसे खतरनाक दंगे हुए थे दोस्तों, उसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में बोलते हैं। तो वो क्यों करा था उन्होंने? मुस्लिम लीग काउंसिल ने 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था, ताकि ब्रिटिश सरकार के भारत से चले जाने के बाद अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग, यानी कि हम अलग मुस्लिम राष्ट्र जो बनाएंगे उसकी मांग, जिसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम बहुमत वाला एक अलग देश हासिल करना। तो ऐसे इस कारण से दोस्तों उनका ऐसा उद्देश्य था कि अलग मुस्लिम बहुमत वाला एक देश हासिल करना। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दंगे हो गए थे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम दंगे, और भयंकर लोग मारे गए थे। मैंने बताया ना, 5,000 से 10,000 लोग मारे गए थे, और बहुत ही कठिन परिस्थिति थी वो भी बहुत। तो आप ये वाला फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। बात करते हैं फिर 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना प्रकाशित की गई थी दोस्तों। कब प्रकाशित की गई थी? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना प्रकाशित की गई थी। माउंट बेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया था। 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया था दोस्तों, है ना। उसके बाद 14 जून 1947 को कांग्रेस सह समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था कि हम स्वीकार करते हैं करके। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था दोस्तों, जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। पहले अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो बंटवारे का विरोध कर रहे थे, है ना। तो इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, लेकिन जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। आज़ाद ने कहा था कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार करना पड़ रहा है। तो अबुल कलाम आज़ाद का कहना था कि कांग्रेस समिति का फैसला सही नहीं है, जो उसने फैसला लिया है कि सही नहीं है कि इनको अलग राष्ट्र दे रही है करके, है ना। तो कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता नहीं था, तो उनको प्रस्ताव को पारित करना ही पड़ा। और ये वही तो लिखा हुआ है, विभाजन, है ना, देश के विभाजन वाली बात है। देश के विभाजन नहीं होना चाहिए ऐसा उनका कहना था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और फिर उन्होंने प्रस्ताव पारित कर लिया और स्वीकार कर लिया। समझ में आ गया होगा आपको। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति ने देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सर्वसम्मति से पास ना हो सका। देखो यहाँ क्या बोला है, गांधी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद, इन लोगों ने समर्थन दे दिया था। गांधी, पटेल, नेहरू के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सर्व समिति से पास ना हो सका। 161 सदस्य ने उनके खिलाफ वोट नहीं दिया था। वे तटस्थ थे, तो पास नहीं हो सका क्योंकि 161 सदस्य ने उनके खिलाफ वोट नहीं दिया था कि ये भारत विभाजन हो करके, है ना। फिर क्या हुआ, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हाजीव रहमान आदि थे दोस्तों। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले जो इतने सदस्य थे, और इस प्रस्ताव का विरोध किया कि देश विभाजन क्यों हो रहा है करके, है ना, ये बंटवारे की बात, विरोध तो प्रस्ताव का विरोध किन किन ने किया था? तो इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान आदि थे दोस्तों विरोध करने वाले। उसके बाद क्या होता है देखो, मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंट बेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई थी। 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई थी। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया,
है ना। मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य ने इसका विरोध किया था। 400 सदस्य में से सिर्फ 10 सदस्य ने इसका विरोध किया था और ये प्रस्ताव पारित हो गया अलग राष्ट्र वाला, है ना। उसके बाद क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, अब ये प्रस्ताव ही पारित हो गया था, तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन से हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई को, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वहाँ की राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन वहाँ की लोकसभा थी, तो पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में द्वारा पास कर दिया गया था दोस्तों, है ना। और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए थे, उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए थे। इसके अनुसार देश को आज़ादी मिली और भारत शासन अधिनियम पेश किया गया, यानी भारत शासन अधिनियम नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। और 14 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राष्ट्र बने दोस्तों। एक भारत बना और पाकिस्तान को बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया। दोनों डोमिनियनों को पूरी तरह स्वतंत्र और प्रभुत्ता सौंप दी गई, है ना। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभु सत्ता सौंप दी गई, है ना। यानी कि यहाँ के राजनेताओं को सत्ता सौंप दी गई, यहाँ के राजनेताओं को भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाने के बाद यहाँ के ये बना और यहाँ के राजनेताओं को देश की सत्ता सौंप दी गई। फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना, है ना, 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई और भारत स्वतंत्र हो गया। तो 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हुआ। तो ये पता होना, ये हुआ, तो ये समझ में आ गया। तो उसके बाद एक फैक्ट लिखा है, इसको देखो। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था, ये पता होना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था, उन्हीं ने हस्ताक्षर किया था उस बिल में, है ना। ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, सम्राट के हस्ताक्षर हुए। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। वह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम हेड था दोस्तों। तो भारत का अंतिम सम्राट क्यों कहते हैं? क्या है कि भारत से ब्रिटेन का काम खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स का, तो भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम हेड था। कॉमनवेल्थ नेशन का गठन किया गया था, उसका प्रथम हेड यही था, है ना। तो फिर इधर चलते हैं, अब थोड़ा सा बचा है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था दोस्तों 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी, 5 सदस्यीय अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। तो वहाँ के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए थे दोस्तों। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया, है ना। कब मनाया? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। जब स्वतंत्रता मिली अपने को, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना है, उनका नाम था क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, ये पता होना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत की आज़ादी के समय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, याद रखना, लेबर पार्टी के थे, पूछा जाता है। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण, तो देखो यहाँ तक के बात समझ में आ गई कि दोस्तों, यहाँ तक के अपना समझ लो, ये यहाँ तक पूरा अपना भारत स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक जो अपन ने पढ़े, भारत स्वतंत्र हो गया। अब वो उधर के ही जो इतिहास से रिलेटेड बीच में जो भी हुआ था उससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ फैक्ट दिए हुए हैं। तो वो फैक्ट को अपने को इसमें समझ लेना है। उधर के ही फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जो बता रहा था मैं, है ना। तो उधर के ही फैक्ट, तो देखो क्या लिखा है ये फैक्ट। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी दोस्तों। बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी दोस्तों। तो भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण, तो ब्रिटिश सरकार की मुखबरी करी थी किसने?
फणींद्र घोष ने मुखबरी करी थी, तो उसकी हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। उसकी हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी, ये पता होना अपने को। उसके बाद देखो ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक और अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ। तो सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। हरिजन सेवक संघ क्या था? तो हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने साल 1932 में की थी। 1932 में की थी, है ना। जिसकी स्थापना का मकसद भारत में अस्पृश्यता को खत्म करना था, यानी छुआछूत जो था, अस्पृश्यता को खत्म करना, दलित लोगों को उत्थान के लिए काम करना था इसका उद्देश्य। इसकी शुरुआत के नाम से ही पता चलता है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था दोस्तों। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया था, याद रखना है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल विठल दास ठौकर को बनाए गए थे, है ना। बस तो हरिजन सेवक संघ कि हरिजन कहकर पुकारते थे दोस्तों। महात्मा गांधी दलित लोगों को हरिजन कहकर पुकारते थे, इसलिए नाम उसका रखा था हरिजन सेवक संघ। अगला फैक्ट है, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस की अध्यक्षता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, एक 1925 में और दूसरा 1930 में। 2 बार, एक बार 1925 में और एक बार 1930 में। तो ये भी पता होना अपने को। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, एक बार 1925 में और एक बार 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में लगाया था दोस्तों, है ना। तो मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में नारा लगाया था, बांटो यानी देश को बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो, अपने अपनी जगह रहो। तो बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने, ये पूछा जाता है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में लगाया था, ये याद रखना है ना। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो उसका नाम था जॉर्ज यूल। ये ऐसा अध्यक्ष था जो कांग्रेस का था, यानी अंग्रेज था। तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष लिखा है ना यहाँ पे, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, याद रखना है। मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी का कथन था, है ना। तो महात्मा गांधी ने कहा था, मैं देश के बालू से, बालू यानी रेत से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका था पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी का। गांधी जी हरिजन नामक वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। एक का नाम था हरिजन बंधु जो गुजराती में था, हरिजन बंधु। दूसरे का नाम था हरिजन सेवक जो हिंदी में था, एवं एक का नाम था हरिजन जो अंग्रेजी में था। पुणे से 11 फरवरी 1933 को शुरू हुआ था ये हरिजन अंग्रेजी वाला, है ना। तो ये याद रखना है, गांधी जी हरिजन नाम के 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। एक तो हरिजन बंधु, एक का नाम था हरिजन सेवक और दूसरे का नाम हरिजन अंग्रेजी में था, जिसकी तारीख दी हुई है। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला भजन का नाम था वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला भजन, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वैष्णव जन तो तेने, वैष्णव जन तो तेने, है ना। तो याद रखना है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये था गांधी जी के द्वारा गाए जाने वाला भजन। तो महात्मा गांधी को प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, यह भजन 15वीं शताब्दी में गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता द्वारा रचित और एक अत्यंत लोकप्रिय भजन था दोस्तों। तो एक गांधी जी के द्वारा गाया जाता था, तो एक भजन का नाम याद रखना है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, है ना, ये भजन का नाम था। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन द्वीप ने किया था। चमन दीव ने किया था, द्वीप नहीं है, द्वीप, चमन दीव। तो डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन दीव ने किया था, चमन दीव ने किया था, ये नाम आ सकता है। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था या कहाँ किया था? चमन दीव ने किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, है ना। नील दर्पण किसका नाटक है? दीनबंधु का है। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करते हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया है ना। तो अत्याचार का उल्लेख किया गया है, तो सबसे पहले तो ये पता होना अपने को नील दर्पण किसका नाटक है? तो दीनबंधु मित्र का नाटक है, और इसमें नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए उसका उल्लेख मिलता है, इसमें इतना पता होना। अगला है राष्ट्रवादी
अहरार आंदोलन क्या था दोस्तों? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन ये क्या था? तो भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक आंदोलन था। भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1919 में मौलाना महमूद हसन और अन्य नेताओं ने की थी। मौलाना महमूद हसन और अन्य नेताओं ने की थी। तो अन्य नेताओं में इसका भी नाम आता है, तो ये याद रखना है, मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। तो दो लोग का नाम आएगा। इसकी शुरुआत 1919 में मौलाना महमूद हसन और अन्य नेताओं ने की थी। तो अन्य नेताओं में नाम आता है मजहर उल हक का, ये नाम याद रखना है। अगला है आत्मसम्मान आंदोलन। तो दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन क्या था? तो ये एक सामाजिक आंदोलन था जिसने समकालीन हिंदू समाज व्यवस्था में बदलाव लाने का मकसद रखा था, है ना। जिसने समकालीन हिंदू समाज में बदलाव यानी समाज व्यवस्था में बदलाव लाने का मकसद रखा था। इस आंदोलन की शुरुआत साल 1925 में तमिलनाडु के रामास्वामी नायकर तमिलनाडु के थे। ये 1925 की बात है। 1925 में तमिलनाडु के रामस्वामी नायकर ने की थी आत्मसम्मान आंदोलन। समझ में आ गया। निरंकारी आंदोलन इंपॉर्टेंट है। निरंकारी आंदोलन सिख धर्म का एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1851 में बाबा दयाल दास ने की थी, है ना। बाबा दयाल दास ने की थी। तो दोस्तों निरंकारी आंदोलन सिख धर्म से जुड़ा एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना बाबा दयाल ने 1851 में की थी। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य गुरु नानक के समय प्रचलित सिख रीति रिवाज और मान्यताओं को पुनः स्थापित करना था। अगला है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रतिज्ञा पत्र पूछेगा तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला है वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के संस्थापक पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री थे। 16 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की गई थी। कब? 16 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, है ना, जिसे देव धर्म भी कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना ये वाला शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला है तरुण स्त्री सभा। तो दोस्तों कोलकाता में स्त्री शिक्षा के लिए तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। नाम से पता चल रहा है स्त्री, है ना। तो कोलकाता में स्त्री शिक्षा के लिए तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी इसकी स्थापना की थी और महिलाओं को यानी स्त्रियों को शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी इसका। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने 18 से 19वीं ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की थी, इतना याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज का था। इंपॉर्टेंट है, भारत भारतीयों के लिए यह समाज किसका था? आर्य समाज का था। क्वेश्चन आता है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसका था? आर्य समाज का था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था दोस्तों। तो ये तारीख याद रखना है। अमेरिका के शहर शिकागो का नाम याद रखना है, तारीख याद रख सकते हैं और शिकागो याद रख सकते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था भारत की ओर से, भारत को संबोधित किया गया था विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने, इतना याद रखें। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था दोस्तों, उसमें दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी, याद रखना है। दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। तो देखो अपन ने पढ़े थे इधर, कहाँ गया दिल्ली वाला बताया तो मैं आपको यहाँ पे, है ना। ये देखो दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे। दीनानाथ जो थे वो दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे, है ना। तो ये वही लिखा हुआ है, देखो दिल्ली षड्यंत्र केस यहाँ पे जो हुआ था, है ना। दिल्ली षड्यंत्र केस राज बिहारी बोस ने षड्यंत्र का प्रेरणता माना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक के एक जुलूस के दौरान बम फेंक दिया गया था, वही था दिल्ली षड्यंत्र केस, है ना। तो ये तो समझ में आया कि दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ
के द्वारा मुखबरी की गई थी। अगला है अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे दोस्तों, सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। तो अलीपुर बम कांड हुआ था, एक अलीपुर बम कांड हुआ था, है ना। तो वहां पे क्या हुआ था, 1908 में हुआ था ये अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड में अंग्रेज शासन द्वारा चलाया गया एक आपराधिक मुकदमा, है ना, जो अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादी और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध के आरोप में चलाया गया था, है ना। तो कई क्रांतिकारियों के ऊपर एक केस चलाया गया था अलीपुर में, जो बम वम लेके पकड़ा गए थे। तो ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो आरोप का मुकदमा चलाया गया था, जो सेनानी लोग राष्ट्र के विरुद्ध यानी ब्रिटिश राज के विरोध में जो थे, विरुद्ध युद्ध जो किए थे जिन लोगों ने, उनके ऊपर चलाया गया था और एक बम पकड़ाया था दोस्तों, है ना। बम पकड़ाया था, उसे ही अलीपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। तो बम कांड के नाम से जाना जाता है। तो अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बने थे, नरेंद्र गोसाई बने थे, नाम याद रखना है, नरेंद्र गोसाई बने थे। नेक्स्ट फैक्ट है, सबसे कम उम्र के फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ये फांसी के तख्ते पर लटक गए थे दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए, है ना, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए मात्र 18 वर्ष की उम्र में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे कम उम्र के फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, याद रखना है इनसे इतना ही। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले 1921 में उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था हसरत मोहानी ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था, हसरत मोहानी ने दिया था, अपनी कलम से लिखा था हसरत मोहानी ने, है ना। और हालांकि इस नारे को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। तो क्या समझ में आया, हालांकि इस नारे को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। तो इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे, है ना, क्रांति अमर रहे। तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जिसका नाम था जी.सी. हिल्टन, और भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी, ये याद रखना है। और जो सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था, जी.सी. हिल्टन था, ये नाम याद रखना है, जी.सी. हिल्टन, ये मुख्य न्यायाधीश था जिसने सजा सुनाया था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था दोस्तों। तो मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, है ना, श्री नारायण गुरु का नारा था, याद रखना है। ये किसका नारा था, श्री नारायण गुरु का नारा था, इतना याद रखें, ये श्री नारायण गुरु का नारा था। सभी मानव जाति एक ही जाति के थे, यानी मैं बता रहा हूं आपको बोल के, तो क्या बोलेगा, क्या नारा है, नारा पूछा जा सकता है, मानवता ही एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट है स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस सरकार, यानी फांसीवादी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को क्या कहा था, तो स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, है ना, फांसीवादी है ना, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये पूछा जा सकता है किसने कहा था करके और किसने किया था करके, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो ये पूछा जा सकता है, ये कथन स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था, याद रखना है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट फैक्ट है, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये पता होना अपने को। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये पता होना अपने को। और याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है, याद रखना है, देश नायक कहा है, इतना याद रखना है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वरदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद
महिलाओं की ओर से दी गई थी। अगर क्वेश्चन आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वरदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, ये ऑप्शन रहेगा तो ये लगाना है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा और महात्मा गांधी रहा तो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों, है ना। और दोनों ऑप्शन रहा तो महात्मा गांधी लगाना है ना। तो देखो काहे कि सबसे पहले उपाधि का दिए थे किन्ने, महात्मा गांधी जी ने। लेकिन जब वहाँ पे वरदोली सत्याग्रह के जीत के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारा था या सरदार कहा था, है ना। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। वरदोली की महिलाओं ने और गांधी जी दोनों ने दिए थे सरदार की उपाधि। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर एडोल्फ हिटलर ने पुकारा था। जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने कहकर, यानी उसने दिया उपाधि, याद रखना है। अगला है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रानाडगे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडगे थे, याद रखना है ना। गोखले रानाडगे से प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे, पूछा जा सकता है। तो गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडगे थे, याद रखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये याद होना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबिंदु चित्तरंजन दास। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ना। क्योंकि उसके पीछे कारण है विभाजित भारत को एकजुट करने की उनकी अहम भूमिका रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विभाजित भारत को एकजुट करने में उनकी अहम भूमिका रही है, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क कौन था दोस्तों, ये नाम क्यों दिए, तो बिस्मार्क था जर्मन का राजनेता था एक बिस्मार्क, उसने भी जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी, उस कारण एक उपनाम दिया गया है ना, कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक शुद्ध आंदोलन चलाया था उन्होंने दोस्तों। शुद्ध आंदोलन के प्रेरणता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वे एक समाज सुधारक थे और उन्हें हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है ना। इनको क्या कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्ध आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्यों चलाया था, समझ में आ गया। हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्ध आंदोलन चलाया था। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये आप जानते हैं। अगला फैक्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ये भी पता है, मैंने उधर साइड बता दिया था आपको, है ना। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला है फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा है दोस्तों, पूछा जाता है। फ्रैंक मोरिस ने किसने कहा है ना। तो फ्रैंक मोरिस ने, तो दोस्तों तो क्या होता है, फ्रैंक मोरिस कौन था, है ना। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को क्यों कहा था अर्धनंगा फकीर, तो भारत लौटने के समय महात्मा गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं को कैद कर लिया गया था, है ना। तो इसी सम्मेलन के दौरान गांधी जी के बारे में फ्रैंक मोरिस ने कहा था एक अर्धनंगे फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए सेंट पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का नज़ारा अपने आप में अनोखा देखा गया है। तो दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी जो है ये किससे मिलने गए थे, विंस्टन चर्चिल, है ना। तो पार्लियामेंट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने से मिलने गए थे दोस्तों, तो मिलने गए थे। तो विंस्टन चर्चिल की और महात्मा गांधी की जब बातचीत हो रही थी, तो उस टाइम पे फ्रैंक मोरिस ने कहा था कि एक अर्धनंगे फकीर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की बातचीत हो रही है, अर्धनंगा फकीर और विंस्टन चर्चिल की बातचीत हो रही है, ऐसा कहा था फ्रैंक मोरिस ने, है ना। तो दो नाम आते हैं दोस्तों, एक फ्रैंक मोरिस और दूसरा जो था ब्रिटेन का पीएम जिसका नाम था
विंस्टन चर्चिल। तो कभी पूछा किसने कहा था, दोनों ने कहा है। इन दोनों ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा है। तो विंस्टन चर्चिल ने भी अर्धनंगा फकीर कहा है और फ्रैंक मोरिस ने भी अर्धनंगा फकीर कहा है गांधी जी को। दोनों के नाम याद रखना है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, याद रखना है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो विवियन डी रोजियो थे, ये नाम याद रखना है। उधर साइड पढ़ लिए अपन ने। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, ये पूछा जा सकता है। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। अगला फैक्ट है, भारत का पितामह किसे कहा जाते हैं, तो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है, ये पता होना अपने को, है ना। अगला फैक्ट है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख, है ना, भारतीय विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। इन्हें महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। हाँ, महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है और इन्हीं को माना जाता है क्या, लोकहितवादी, है ना। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकहितवादी का मतलब होता है जहां जन साधारण किसी अधिकार की रक्षा, जहां जन साधारण किसी अधिकार की रक्षा, जहां जन साधारण किसी अधिकार की रक्षा, है ना। तो लोकहितवादी यानी इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं, लोकहितवादी कहा है इनको। लेकिन एक लोकहित होता है दोस्तों, लोकहित का मतलब होता है जनहित याचिका, जैसे PIL एक ऐसी कानूनी कार्रवाई होती है जिसमें सार्वजनिक हित या सामान्य हित के लिए न्यायालय में दायर किया जाता है। जनहित याचिका के जरिए किसी वर्ग या समुदाय के हितों या मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों में न्यायालय की शरण ली जाती है दोस्तों। तो इसीलिए इनको गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना है इनको। अगला है, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज्य के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। तो इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है दोस्तों, है ना। शिमला का सन्यासी, हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब होता है शिमला का सन्यासी। शिमला का सन्यासी किसे कहते हैं, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है, जो है ना, कहा जाता है, याद रखना है। अगला फैक्ट है, A.O. ह्यूम ने 1885 से लेकर 1907 तक के कांग्रेस के महामंत्री रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी और कांग्रेस के महामंत्री थे कब से कब तक, 1885 से लेकर 1907 तक के कांग्रेस के महामंत्री थे। अगला फैक्ट है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला फैक्ट है, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है दोस्तों। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। पता होना अपने को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। इनको अली बंधु कहते थे, है ना। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। और तेज बहादुर सप्रू भी थे। दो नेता ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। अगला फैक्ट है, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था किसने, मुस्लिम लीग ने, और उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर 1939 की बात। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था पहले बता दूं मैं आपको। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव था, इसके अंतर्गत कहा गया था
कि युद्ध के बाद, है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा और भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कहा था क्रिप्स मिशन में? क्रिप्स मिशन में ये इसलिए कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुम हमारा साथ दो, भारत हमारा साथ दो और साथ दो और ये कहा था कि युद्ध के बाद, जब युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा, यानी भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। तो उसी वक्त गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ये कहा था। सही तो कहा था उन्होंने कि ये पहले के पहले वो बोल रहे हैं हमको कि तुम हमारा साथ दो द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फिर हम तुम्हारे देश को आज़ादी देंगे। तो गांधी जी ने कहा था यहाँ एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश में, इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फीलिंग बैंक, है ना। बस अगला देखो, अगला क्या है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी दोस्तों। तो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित था दोस्तों। तो सेलुलर जेल, है ना, जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी थी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पे कैद में रखा जाता था। इसे ही काला पानी जेल भी कहते हैं और कड़ी सजा दी जाती थी। काला पानी जेल इसी को कहते थे और कड़ी सजा दी जाती थी, काला पानी, है ना। तो ये सेलुलर जेल अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेजों के टाइम का जेल। अगला है आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी दोस्तों। तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। पंडित रमाबाई एक भारतीय समाज सुधारक, महिला अधिकार कार्यकर्ता, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए थे, जिसमें से एक आर्य महिला समाज की स्थापना कब की गई थी? 30 नवंबर 1882 को। कहाँ की गई थी? पुणे में की गई थी। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ की गई थी? पुणे में की गई थी, याद रखना है। इस समाज की स्थापना का मकसद महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने की मदद करना था, है ना। तो आर्य महिला सभा और शारदा सदन की स्थापना भी इन्होंने की थी। शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। पंडित रमाबाई का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों, है ना। तो इतना ही याद रखना है, यहाँ से खत्म। तो इस तरीके से मैंने, लंबा हो गया था वीडियो, लेकिन पूरे इफेक्ट को समझाने की कोशिश किया हूँ बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, है ना। इस तरीके से ये वाला पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, पूरी चीज़ें बताने की कोशिश किया हूँ। ये वाला भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एवं महत्वपूर्ण फैक्ट, इस तरीके से मैंने सारा मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट की बुक से पढ़ा दिया हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके विजिट कर सकते हैं आप, और स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपको जब समझ में जाएगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी में एक ही बात बोलना चाहूँगा, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।